बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। टीफी बट और बलाज ग्रुप के हवाले से नई अपडेट क्या है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जब से कैसर बट और टीफी बट ग्रुप की आपस में सुलह हुई है, बहुत से लोग तनकीद कर रहे थे, बेशुमार इल्जामात कैसर बट साहब के ऊपर भी लगा रहे थे, गद्दार गद्दार भी कह रहे थे। कैसर बट साहब इससे पहले खामोश थे, यानी वो महदूद हद तक गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन कल से उन्होंने बाकायदा तौर पर मीडिया के सामने आना शुरू कर दिया है और बाकायदा तौर पर वो इल्जामात जो लोग बलाज की मोहब्बत में आकर कैसर बट साहब के ऊपर लगा रहे थे, उन तमाम तर सवालों के जवाबात देना शुरू कर दिया है। कैसर बट साहब ने यह कहा है कि गद्दार किसे कहते हैं, मैं आपको बताता हूं। ये उनके जुमले थे, मैं बाकायदा वो आपको जुमले भी सुनवाऊंगा, लेकिन वो तमाम तर चीजें अब वो खुलकर बोलना शुरू हो गए। कैसर बट साहब अपने ग्रुप के बड़े हैं। टीफी बट साहब पहले तो अपने ग्रुप के बड़े हैं। लखू डेरिया का जो ग्रुप है वो सारा का सारा कैसर बट के पीछे होता है। इवन के शफकत बग्गा बट साहब जो हैं वो भी कैसर बट ग्रुप के बड़े हैं, कैसर लोगों के बड़े हैं। क्योंकि ये कहा जाता है, अगर देखा जाए तो वो 35-30 या 40 साल पुरानी रफाकत बग्गा बट की बिल्कुल टीफी बट साहब के साथ है, लेकिन बड़े वो इन लोगों के हैं। बहरहाल ये आपस में बड़े इकट्ठे बैठे और सुलह हो गई। बहुत से इल्जामात कैसर बट साहब के ऊपर लग रहे थे कि इन्होंने गद्दारी की है। कैसर बट साहब ने यह कहा है कि मुझे पहले तो ये बता दिया जाए कि गद्दारी होती क्या है। बात उनकी बिल्कुल वैलिड है। गद्दारी यही होती है ना कि आप किसी एक ग्रुप में रहते हुए आपने कोई चीज लीक कर दी है, आपने कोई मुखबरी कर दी है, आपने कोई इस किस्म की हरकत की है जिससे आपसे तवक्को नहीं थी, वो गद्दारी होती है। उनका बड़ा कमाल का जुमला मुझे इंटरव्यू के दौरान ये लगा। उन्होंने कहा कि जो पिछले 35-40 साल से मैं बलाज के साथ या उससे पहले टीपू के साथ आपके खानदान के साथ रहा हूं, उस जगह के ऊपर उस सारे दौर के अंदर कोई गद्दारी ढूंढे जहां मैं गद्दार हुआ हूं। अब मेन सवाल यह है कि कैसर बट साहब अलग क्यों हुए ट्रक्का वाला खानदान से। उनकी बड़ी अच्छी रफाकत थी। इवन कि इतनी उनकी रफाकत या क्लोजनेस इतनी थी कि जब जावेद बट साहब कत्ल होते हैं तो टीफी बट साहब की जानब से एक नाम ट्रक्का वाला खानदान के साथ साथ दूसरा नाम कैसर बट का रखा जाता है। मीन्स के उनको पता था कि ये बंदा उनके इंतहाई क्लोज तरीन है और इनको तमाम तर मामलात का इल्म होगा। लेकिन कैसर बट साहब ने यह कहा है कि मैं हल्फ ना करके तो वो भी कहता हूं कि मुझे जावेद बट साहब के कत्ल के हवाले से कुछ भी इल्म नहीं था, ना मेरी मुशावरत उसमें शामिल थी, ना मुझे किसी चीज का इल्म था। इवन के कैसर बट साहब ने यह कहा है कि जब से बलाज इस दुनिया से गया है, मुझे किसी मशवरे में टीपू खानदान ने अपने साथ रखा ही नहीं है। यानी आम तासुर तो दुनिया में यही दिया जा रहा था कि इवन के वो खुद भी ये कहते थे कि भट्ट साहब हमारे बड़े हैं, और आम पब्लिक में यही तासुर था कि कैसर भट्ट उनके बड़े थे, मामलात सारे उनके जो हैंडल कर रहे हैं वो कैसर भट्ट हैंडल कर रहे हैं। लेकिन कैसर भट्ट साहब का गिला या शिकवा ये था कि उन्होंने बलाज के जाने के बाद उन्होंने कहा कि जब टीपू जिंदा था मामला तब भी हमारी मुशावरत से तय होते थे, जब बलाज जिंदा था मामला तब भी हमारी मुशावरत से तय होते थे, लेकिन जब से बलाज किया है उसके जाने के बाद जब अमीर मसब गद्दी के ऊपर आया है, तब से लेकर अब तक किसी एक मशवरे में मुझे शामिल नहीं किया जाता। तो जरी सी बात है ना, कैसर भट्ट साहब का राइट था। एक बंदा जो आपके साथ एक 40 साल से चला आ रहा है, किसी एक पॉइंट पर भी उन्होंने गद्दारी नहीं की, वो आपके साथ चला आ रहा है। आपके मुकदमात जो कत्ल के होते हैं वो आपके साथ नामजद होते हुए उनके ऊपर भी नामजद उनको किया जाता है दुश्मनों की जानब से, मुखालिफिन की जानब से। यानी मुखालिफिन ये समझते हैं कि ये बंदा उनका गहरा दोस्त है और किया धरता सारा इसी का है, लेकिन दूसरी जानब मामलात ये हैं कि आप उसको गिनते भी नहीं हैं। उनका एक गिला शिकवा ये बनता था जो उन्होंने अब खुलकर मीडिया के सामने ये बोलना शुरू कर दिया है कि बलाज के जाने के बाद मुझे मुंह तक नहीं लगाएगा। इवन कि उन्होंने ये कहा है कि 2-3 मरतबा हम पहले भी आपस में यानी इख्तलाफात ये कर चुके हैं और मैं उनसे ये यानी कह चुका हूं कि आप जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि मेरा पिछले 2-3 महीनों से बलाज फैमिली से कोई ताल्लुक रहा ही नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि अचानक उनसे मैं उठा हूं, उस ग्रुप से उठकर इस ग्रुप में जाकर बैठ गया हूं तो मामला सारे तय हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिछले कई महीनों से ये हमारे इख्तलाफ चल रहे थे। इख्तलाफ की बुनियाद यही थी कि आप जो भी कुछ काम करते हैं, मशवरा करते हैं,
उसमें शामिल नहीं किया जाता, यानी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। जब इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती तो फिर वो कत्ल के मुकदमे दूसरों को क्यों लड़े। बिल्कुल वैलिड पॉइंट था कैसर भट्ट साहब का। और इसके अलावा कैसर भट्ट साहब का गिला एक ये भी था, उन्होंने कहा कि मेरे बड़े, जिसमें सुहेल शौकत भट्ट साहब थे, जिसमें इसरार भट्ट साहब थे, सबी भट्ट साहब थे, मुअज्जम भट्ट थे, और इसके अलावा शफकत भग्गा भट्ट साहब थे। ये सारे लोग अमीर मसहब से कई मर्तबा गए और ये कहा कि आपकी हम सुलह करवाते हैं। टीफी भट्ट साहब के बाद इवन के उनका 40वां नहीं हुआ था, ये बड़ा पॉइंट का उन्होंने उठाया। इवन के 40वां नहीं हुआ था, जब भी बात सुलह की हुई तो टीफी भट्ट साहब इस चीज के ऊपर मान गए और यह कहा कि ठीक है, बिल्कुल मैं सुलह करने के लिए तैयार हूं। इससे पहले भी, क्योंकि आम तासुर लोगों में यह है कि टीफी भट्ट जो है वो बहुत बड़ा गैंगस्टर है, बहुत बड़ा कह लीजिए कि वो यानी जुल्म करने वाला है, एक तासुर यह है। लेकिन कैसर भट्ट के अब जो जवाबात आ रहे हैं सवालों के नतीजे में, उनसे ये लग रहा है कि टीफी भट्ट साहब ने हर दौर के अंदर ये सुलह करने की कोशिश की है, लेकिन जब मामला सुलह से आगे जाता है, यानी जब उनको ये खौफ महसूस होता है कि दुश्मन अब मेरे ऊपर भी अटैक कर सकता है, फिर वो उसके नतीजे में अटैक करते हैं और फिर दुश्मन जो है वो मारा जाता है। टीपू ऐसे मारा गया था, इवन के बलाज भी ऐसे मारा गया है। शायद चौधरी साहब अपने प्रोग्राम के अंदर कई मरतबा ये कह चुके हैं, मेरे पास वो ऑडियो मौजूद है, जो ऑडियो टीपू भट्ट साहब को लाकर दिखाई गई थी, इसके अंदर ये प्लान बनाया जा रहा था उनके घर के ऊपर अटैक करने का, उनके ऊपर अटैक करने का। उसकी वजह से फिर उनको ये महसूस हुआ कि अब मेरी जान को खतरा है, तो लिहाजा इसको भी मैं खतर कर देता हूं। ये ऐसा होता है जब किसी को खौफ हो किसी दूसरे बंदे से, फिर वो यही समझता है कि या फिर वो ये रहे या फिर मैं रहूं। बहरहाल 40वां भी नहीं हुआ था, वो ये कहते हैं कि जब उनसे बात की गई तो वो मान गए। अच्छा, इसके अलावा सबसे ज्यादा ये बड़ी कुर्बानी वो जावेद भट्ट साहब के बेटू ने दी है। जावेद भट्ट साहब के बेटू ने यह कहा है कि अगर हमारे वालिद की कुर्बानी से जो 40 साल एक पुरानी दुश्मनी है वो खत्म हो जाती है, तो ये घाटे का सौदा नहीं है, हम ये माफ करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने माफ भी कर दिया और उनकी अहलिया ने भी माफ कर दिया, आपस में सुलह सफाई भी हो गई। तो कैसर भट्ट साहब का एक गिला यह भी था कि जब हमारे बड़े आपके पास जा रहे हैं, आप छोटे हैं, 40 साल से पुरानी आपसे रफाकत भी है, तो फिर आप इस चीज के ऊपर क्यों नहीं मान रहे। क्योंकि गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने ये चीज रखी थी कि एक करीबी दोस्त है जो ट्रका वाले खानदान के, उन्होंने ये कहा है कि मीर उनके नाम में शामिल होता है। उन्होंने कहा कि मैं भी उनके पास गया था, मैंने उनको फोन किया था, यानी अमीर मसहब को। तो तासुर ये दिया जाता है कि जब कोई भी बंदा अमीर मसहब से सुलह के हवाले से बात करता है तो अमीर मसहब उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। अमीर मसहब इस वक्त शदीद गुस्से में है, नहीं वो किसी हद तक भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह बेहतर आप क्या जानते हैं। अब इससे क्या तासुर जाता है, सी बात है, जब आप सुलह नहीं करना चाहते तो इससे यही एक तासुर जाता है कि आप लड़ना चाहते हैं। जब लड़ना चाहते हैं तो फिर आगे वाला जो दुश्मन होता है वो पहले से तैयार हो चुका होता है, क्योंकि उनको माइंड में है कि वो बंदा लड़ना चाहता है, वो मेरे मुखालिफ लड़ेगा तो मैं भी उससे लड़ूंगा। तो बहरहाल ये मामला जो है अब तक यहाँ तक पहुंचे हैं। मेरा अनकरीब जो है खुद मैं भी कैसर भट्ट साहब से मैंने उनके एक सोर्स से रब्ता किया है और इसरार भट्ट साहब को भी मैंने मैसेज किया है। तो अनकरीब मैं खुद भी जाकर कैसर भट्ट साहब के साथ एक अच्छा इंटरव्यू करूंगा, वो आपके सामने रखूंगा। बहरहाल इस मामलात के अंदर जो मजीद चीजें खुलकर सामने आएंगी आपके सामने जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।